हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 5 नियंत्रण और समन्वय, तो आज हम लोग इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग इसको प्रश्नों की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन के मुख्य उदाहरण लिखें एवं ऑक्जिन के प्रभावों का वर्णन करें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि पादप हार्मोन के मुख्य उदाहरण निम्नलिखित है। इसमें पहला हो जाएगा ऑक्जिन, दूसरा जिबरेलिन्स, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एब्सिसिक एसिड और पांचवा एथिलीन, जो कि पादप हार्मोन के ये सभी भाग हैं। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि ऑक्जिन के प्रभाव। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि पौधों के स्तंभ शीर्ष पर मुख्यतः संश्लेषित होने वाले ये कार्बनिक यौगिक कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में सहायता करते हैं। जब पौधों पर प्रकाश पड़ता है तो प्रो यानी कि तने के छाया वाले भाग की ओर विचलित हो जाता है तथा कोशिका दीर्घन के द्वारा ये ऑक्जिन तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। यदि स्तंभ का शीर्ष काट दिया जाए तो पौधों की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है और पार्श्व शाखाएं निकलने लगती है। ये प्रायः बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं, यानी कि वैसे पौधे जिनमें फल नहीं होते हैं उनका में भी यह उत्पादन के सहायक होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वृद्धि नियंत्रक पदार्थ से आप क्या समझते हैं? पौधों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वृद्धि नियंत्रक पदार्थ से क्या समझते हैं उसका आंसर लिखेंगे कि वैसा पदार्थ जो सजीवों की सामान्य वृद्धि की क्रिया को प्रभावित करता है उन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहा जाता है। इस पदार्थ का उपयोग करने से उपचार एवं जंतुओं में समन्वय सामान्य रूप से होने वाली वृद्धि ये रुक जाती है। यानी कि जब किसी व्यक्ति को जब चोट उट लग जाता है तो उसका उपचार होता है, तो जैसे दवाई खाते हैं, सुई इत्यादि लेते हैं, तो उन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहा जाता है, जो कि उन्हें वृद्धि करने से रोकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि पौधों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो लिखेंगे कि पौधों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोनों के कारण होता है। पौधे विशिष्ट हार्मोनों का उत्पन्न करते हैं जो उसके विशेष भागों को प्रभावित करते हैं। पादपों में तना प्रकाश के आने की दिशा की ओर ही बढ़ता है। गुरुत्वानुवर्तन में जड़ें प्रकाश की विपरीत दिशा में अर्थात नीचे की ओर मुड़ती है। सभी आप लोग सभी इसके अनुवर्तनी गति को पढ़े होंगे, तो आप लोग उसी को बस यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखना है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी दीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जिबरेलिन्स एवं साइटोकाइनिन के कार्यों की विवेचना करें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो हम लोग आंसर लिखेंगे कि जिबरेलिन्स के कार्य, इसका पहला कार्य लिखेंगे कि कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा ये पौधों के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। और दूसरा कार्य लिखेंगे कि इसके उपयोग से बृहत आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है, यानी कि बड़े से बड़ा आकार का इसके उपयोग से फलों एवं फूलों का उत्पादन करते हैं। और तीसरा लिखेंगे कि बीज रहित फलों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं, यानी कि वैसे ये फल जिसमें बीज नहीं होता है उन वैसे फलों के उत्पादन में यह सहायक होते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे दूसरा साइटोकाइनिन के कार्य। पहला कार्य लिखेंगे साइटोकाइनिन के कि ये जीर्णता को रोकते हैं एवं पर्णहरित को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देते हैं, यानी कि जो पत्तियों को छोटे छोटे जीव सूक्ष्म जीव होते हैं वो खा जाते हैं, तो वो उन्हें खाने नहीं देते हैं और पत्तियों को हरे ज़्यादा समय तक
हारे बनाए हुए रखते हैं, यानी कि तो आप लोग लिख लेंगे और फिर दूसरा लिखेंगे। दूसरा कि इससे पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताज़ी बनी रहती है, यानी कि जब साइटोकाइनिन का हम लोग उपयोग करते हैं तो इससे पत्तियां होती है जो कि वह ज़्यादा समय तक हरा और ताज़ा बना हुआ रहता है, जिससे लगता है कि यह फल ताज़ा है। और तीसरा कार्य लिखेंगे कि फलों और बीजों में इनकी सांद्रता अधिक रहती है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना का सचित्र वर्णन करें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लोग वर्णन करेंगे कि तंत्रिका कोशिका संदेशों का संवहन करने वाली मूल इकाई है। यह विशेष रूप से लंबी होती है। इसमें जीव द्रव से घिरा हुआ केंद्रक होता है। जीव द्रव से डेंड्राइट्स नामक अनेक छोटी छोटी शाखाएं निकलती है। इन शाखाओं में से एक शाखा अधिक लंबी होती है, इसे एक्सॉन कहते हैं। यह संदेशों को कोशिका से दूर ले जाता है। तो आप लोग इसका वर्णन कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसका चित्र बनाएंगे। तो ये रहा यहाँ पे चित्र इसका। तो आप लोग इसमें से देखकर आप लोग जो कि इसका चित्र बना लेंगे। तो आप चलते हैं हम लोग इसके अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क की संरचना का सचित्र वर्णन करें। इसका भी यहाँ पे चित्र बनाना है और इसका वर्णन करना है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लोग वर्णन करेंगे कि मस्तिष्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क की ही होता है। मस्तिष्क खोपड़ी की मस्तिष्क गुहा के अंदर सुरक्षित रहता है। यह चारों ओर से तंतुमय संयोजी ऊतक की एक झिल्ली से घिरा होता है, जिसे मेनिंजीज कहते हैं। यह झिल्ली कोमल मस्तिष्क को बाहरी आघातों तथा दबाव से बचाता है। मेनिंजीज और मस्तिष्क के बीच सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य भरा होता है। यह द्रव्य मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षित रखने में मदद करता है तथा यह मस्तिष्क को नम बनाए रखता है। तो आप लोग इसका वर्णन कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसका चित्र बनाएंगे। तो ये देखिए, ये रहा यहाँ पे मानव मस्तिष्क का चित्र। तो आप लोग इस चित्र को देखकर अच्छे से बना लेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग इसके अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखें। और दूसरा क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोनों के कार्यों का उल्लेख करें। तो आइए यहाँ पे इन सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और दूसरा है थायराइड ग्रंथि। तीसरा हो जाएगा पाराथायराइड ग्रंथि। और चौथा है एड्रीनल ग्रंथि। और पांचवा है अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। और छठा है जनन ग्रंथि, जिसमें अंडाशय तथा वृषण शामिल होते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि ये पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में कि पिट्यूटरी ग्रंथि दो मुख्य भागों अग्र पिंडक तथा पश्च पिंडक भागों में बटा होता है। यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि होता है जो कि जिसके दो भाग होते हैं। पहला भाग अग्र पिंडक कहलाता है और दूसरा पश्च पिंडक। तो सबसे फिर हम लोग इसके अग्र पिंडक में लिखेंगे कि अग्र पिंडक द्वारा स्रावित हार्मोन नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है एवं मादा के स्तनों को दुग्ध स्राव के लिए उत्तेजित करता है। फिर उसके बाद हम लोग पश्च पिंडक का लिखेंगे कि पश्च पिंडक द्वारा स्रावित हार्मोन शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है तथा एक अन्य हार्मोन मादा में बच्चे के जनन में सहायक होता है। तो आप लोग यही तक यहाँ इसका आंसर लिख लेंगे।
अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एड्रीनल और जनन ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोनों और उनके कार्यों का उल्लेख करें। तो आइए यहाँ पे इसका अभी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि एड्रीनल ग्रंथि दो भागों में बटा होता है, कार्टेक्स और मेडुला। तो उसके बाद लिखेंगे कि कार्टेक्स द्वारा स्रावित हार्मोन, जिसमें पहला हार्मोन होता है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। तो इसमें लिखेंगे कि भोजन उपापचयन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा उपापचयन का नियंत्रण करता है और शरीर में जल एवं इलेक्ट्रोलाइट्स के नियंत्रण में भी सहायक होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कार्टेक्स का दूसरा हार्मोन स्रावित होता है, उसको लिखेंगे मिनरोकार्टिकॉइड्स। तो इसका लिखेंगे कि इसका मुख्य कार्य वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर में अन्य लवणों की मात्रा का नियंत्रण करना है। यह शरीर में जल संतुलन को भी नियंत्रित करता है। तो आप लोग लिख लेंगे। फिर उसके बाद तीसरा हार्मोन स्रावित होता है, इसको लिंग हार्मोन कहा जाता है। तो इसका लिखेंगे कि यह हार्मोन पेशियों तथा हड्डियों के परिवर्धन, बाह्यलिंगों वालों के आने का प्रतिमान एवं यौन आचरण का नियंत्रण करता है। तो आप लोग लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन, जिसमें पहला स्रावित होता है एपिनेफ्रिन। तो इसका लिखेंगे कि इसे एड्रेनिन या एड्रीनालिन भी कहते हैं। यह अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक, जैसे तनाव, डर, गुस्सा एवं उत्तेजना की स्थिति में इस हार्मोन का स्राव होता है। यानी कि यह हार्मोन तब स्राव होता है जब हमें अधिक डर, गुस्सा, तनाव और उत्तेजना होती है, तब यानी एपिनेफ्रिन हार्मोन का स्राव होता है। तो आप लोग लिख लेंगे। और फिर उसके बाद दूसरा हार्मोन है नार एपिनेफ्रिन। तो इसका लिखेंगे कि यह हार्मोन सामान्य रूप से हृदय पेशियों की उत्तेजनाशील एवं संकुचनशीलता को तेज करते हैं, जिसके फलस्वरूप रक्तचाप बढ़ जाता है। यानी कि यह हार्मोन तब स्रावित होता है जब हमें अत्यधिक संकुचनशील, यानी कि इसके कारण, जिसको बोलते हैं आम भाषा में कि बीपी बढ़ जाता है या फिर बीपी लो हो जाता है, तो यह नार एपिनेफ्रिन के कारण ही होता है। फिर उसके बाद लिखेंगे कि यह रक्त शर्करा की मात्रा को शीघ्रता से बढ़ाता है। तो आप लोग लिख लेंगे और समझ भी गए होंगे। फिर उसके बाद हम लोग जनन ग्रंथि के बारे में लिखेंगे, जिसमें अंडाशय तथा वृषण शामिल होते हैं। तो इसमें पहला अंडाशय होगा। तो इसका लिखेंगे कि अंडाशय के द्वारा कई हार्मोनों का स्राव होता है। बालिकाओं के शरीर में यौवनावस्था में होने वाले सभी परिवर्तन इस हार्मोन के कारण ही होते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे अंडाशय का। फिर दूसरा आता है वृषण। तो इसको लिखेंगे कि वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को एंड्रोजेंस कहते हैं। सबसे प्रमुख एंड्रोजेंस हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यह हार्मोन प्रोत्साहित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो जिन लोगों को भी यह वीडियो अच्छा लगा होगा, वो लोग प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।